So let us discuss the homework question. Okay, students, आदर्श मला सांगायचा आन्सर काय आलेला आहे या होमवर्क क्वेश्चनचा. Yes, आदर्श is there. Yes, इसका आंसर क्या है? स्टूडेंट डबल वॉइस येतोय का? अच्छा. ओके, इसका आंसर बता दीजिए. फर्स्ट मेथड. किसी ने सॉल्व नहीं किया है? सेकेंड मेथड. And third method. I hope everyone got the same answer. Okay, so just make a note of this. And next homework question we will discuss. Okay, और एक होमवर्क के लिए था ना, क्वेश्चन नंबर 3 आई गेस. इसके भी बता दीजिए आंसर. फर्स्ट मेथड का क्या आया? सेकेंड मेथड. $30,000 ना? 30,000 रहेगा. 30 lakhs. How it is possible? 180,000 फर्स्ट मेथड में आया ना? Okay. 180 lakhs. Okay, fine. Okay, no problem. Okay, I understand. Okay, students, so next type of problem. ऐसे प्रॉब्लम भी एग्जाम में पूछे गए. यस आदर्श. ओके, आप हम चेक करिए. जस्ट मिनट. सी फर्स्ट मेथड के हिसाब से हमें निकालना है, तो पहले तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप निकालना पड़ेगा. सो वर्किंग कैपिटल गैप इज नथिंग बट current assets minus current liabilities. Current assets we can see 180 plus 60 plus 100 plus 150 and plus 20. तो 510 ऑलरेडी दिया है उन्हें टोटल, माइनस करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज में आएंगे 120 plus 40 160. So how much is the working capital gap? सर मैंने वो 520 ले लेगा. Yes. करंट एसेट 520. अच्छा आकाश, तुमने मिस्टेक किया है. मेरा सर इसीलिए मेरा मेरा वरी हो रहा था सर. मेरा अलग आ रहा था. हाँ बताइए फिर. तुम्हारा आंसर करेक्ट है, क्योंकि आकाश के आंसर थोड़े गलत आ गए, बट बाकी किसी ने पॉइंट ऑफ नहीं किया. हाँ बोलो. सर 262.5. 262.5. ये निखिल को भी मिला है सेम आंसर? नहीं सर, 262.5. 262.5. हाँ. ओके फाइन. नेक्स्ट 222.5. 222.5.
32.5. Okay, fine. Okay, so now we will go ahead for the next type. This is question number 4, students. और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं 7 to 8 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हमें कुछ रेडीमेड नहीं दिया, ना ही करंट असेट्स है अपने पास, ना ही करंट लायबिलिटीज है। तो पहला हमारा टारगेट है करंट असेट्स निकालो एंड करंट लायबिलिटीज निकालो। पूरा क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। From the following info pertaining to Swaraj Limited, prepare a statement showing the working capital requirements. Budgeted sales, हमें बजटेड सेल्स दिया है ₹2,60,000 पर एनम। एंड एनालिसिस ऑफ सेल्स पर यूनिट, रॉ मटेरियल ₹3 का होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ फिर से। डायरेक्ट लेबर 4, ओवरहेड्स विल बी 2, सो टोटल कॉस्ट विल बी, इसका एडिशन लेते हैं 3 + 4 + 2 इट विल बी 9। प्रॉफिट विल बी ऑफ ₹1 एंड सेलिंग प्राइस विल बी 10। और उन्होंने सोचा है सेल कितने का करने का है आने वाले साल में, बजटेड है ना, तो सोचा कितना है कि 2,60,000 रुपए का सेल होना चाहिए। अगर सेल 2,60,000 का होना चाहिए तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ये निकालना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट हम ₹10 में बेच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड पर एनम। साल में कितना सेल चाहिए आपको? पूरे साल में 2,60,000। एक यूनिट ₹10 में बेचा जाता है, तो कहने से 26,000 यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे, तब जाके सेल 2,60,000 का होगा। बिकॉज एक यूनिट हम ₹10 में बेचने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये जनरली हमें रेडीमेड दिया जाता है कि हाउ मेनी यूनिट्स वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड सोल्ड, पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट। इट इज एस्टिमेटेड दैट रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक फॉर 3 वीक्स। तो मैं एक समरी बना रहा हूँ, या आपको लिखने की जरूरत नहीं, समरी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। समरी क्या है? रॉ मटेरियल का पीरियड कितना दिया है? 3 वीक्स। फिनिश गुड्स फॉर 2 वीक्स, तो फिनिश गुड्स का पीरियड दिया है 2 वीक्स। फैक्ट्री प्रोसेसिंग टेक्स 3 वीक्स। प्रोसेसिंग मतलब वर्क इन प्रोसेस, सो WIP का पीरियड इज 3 वीक्स। कस्टमर्स आर अलाउड 8 वीक्स ऑफ क्रेडिट। कस्टमर्स मतलब डेटर्स, डेटर्स का पीरियड दिया 8 वीक्स। assume that production and overheads accrue evenly throughout the year। इसका मतलब है कि हर एक महीने में जितना भी प्रोडक्शन का और ओवरहेड्स का जो खर्चा होता है वो मंथ वाइज इक्वल रहता है, इवन रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब जनवरी में अगर 10,000 का खर्चा है तो फरवरी में भी 10, मार्च में भी 10,000, अप्रैल में, जो पूरे साल भर के जितने भी महीने हैं खर्चा समान रहेगा, इक्वल रहेगा। इस सेंटेंस का ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है सॉल्व करने के लिए। Also calculate maximum permissible bank finance as per Tandon committee recommendation, assuming that of the current assets 15% is core current assets। तो core current asset की वैल्यू भी हमें रेडीमेड नहीं दी है स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें हिंट दिया है कि जितना आपका करंट एसेट आएगा उसका 15% निकालो, वो रहेगा कोर करंट एसेट। सो नाउ अवर टारगेट इज करंट एसेट्स निकालिए और करंट लायबिलिटीज निकालिए। ठीक है, तो पे अटेंशन। हमें पूरा उन्होंने पीरियड्स दिए हुए हैं, हर एक स्टॉक का जितने भी आइटम्स एडजस्टमेंट में है हर एक का पीरियड अपने पास है, उसका मैंने एक शॉर्ट समरी बनाया है सो दैट मुझे बार बार सम रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये रीड नहीं करूंगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट, इसका समरी मेरे सामने है। कैसे शुरुआत करेंगे? पहले तो आपके हाथ में यूनिट्स होने चाहिए। आने वाले साल में आप कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं, हाउ मेनी यूनिट्स यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड सोल्ड, ये होना चाहिए आपके हाथ में। क्वेश्चन में नहीं दिया था, मैंने पहले वर्किंग नोट से निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे सेल्स का फिगर दिया है एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, मैंने सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दिया। हमने क्या किया है? सेल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इससे हमें मिला है नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। पहला स्टेप खत्म। दूसरा हमें करना है यूनिट्स पर वीक।
यूनिट्स पर वीक। सर यूनिट्स पर मंथ क्यों नहीं, यूनिट्स पर डे क्यों नहीं? डिपेंड करता है आपका पीरियड क्या है। क्वेश्चन में देखो हर जगह उन्होंने पीरियड हमें वीकली फॉर्मेट में दिया है, 3 वीक्स, 2 वीक्स, 8 वीक्स, इसलिए हम यूनिट्स भी निकालेंगे वीक वाइज। अगर पीरियड मंथ वाइज होता तो यूनिट्स पर मंथ निकालता मैं। तो चलो यूनिट्स पर वीक निकालना है मुझे। 26,000 यूनिट्स है पूरे साल भर में, और पूरे साल भर में हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 52 वीक्स। तो एक वीक में कितना होगा, लेट्स 26,000 डिवाइडेड बाय 52, 500 यूनिट्स पर वीक, 500 यूनिट्स पर वीक। डन। ये होने के बाद अब अपना स्टेटमेंट बनाएंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। हेडिंग देते हैं स्वराज लिमिटेड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर नॉट एंडेड, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर अपकमिंग ईयर का डे दिया नहीं हमें, कौन सा ईयर है, फॉर द ईयर डैश। पर्टिकुलर्स अमाउंट ए करंट असेट्स। कुछ याद आ रहा है याद आ रहा है आपको, ये ऐसा आपने सॉल्व किया है पहले भी। करंट असेट्स में सबसे फर्स्ट रॉ मटेरियल स्टॉक। ओके, नाउ लिसन, अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रुपीज रुपीज थोड़ा इजी कर लेते हैं कैलकुलेशन। हम इंस्टेड ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर्स कॉलम, कॉलमनर फॉर्म में कैलकुलेशन करेंगे, दैट विल बी इजियर। यूनिट्स, रेट एंड पीरियड। ओके, यूनिट्स पर वीक, देन रेट, देन पीरियड एंड देन अमाउंट। ओके, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन। कोई फॉर्मूला हमें बाहर नहीं करना है। रॉ मटेरियल स्टॉक बोला, यूनिट्स पर वीक 500 यूनिट्स है, हमने ऑलरेडी निकाला ना यूनिट्स पर वीक 500। रॉ मटेरियल की रेट क्या है, व्हाट इज द रेट ऑफ रॉ मटेरियल? ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, देखिए रेट दिया है, रॉ मटेरियल का रेट है 3, तो ये इधर लिख दिया। रॉ मटेरियल का पीरियड है, ये रहा समरी में, और फर्स्ट लाइन में भी लिखा है रॉ मटेरियल्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 3 वीक्स। बस ये मल्टीप्लाई करके इधर अमाउंट आएगा 500 इंटू 3 इंटू 3, 500 इंटू 3 इंटू 3। ये हम सब एंड में करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बार करना है। सेकेंड स्टॉक लेते हैं, सेकेंड स्टॉक है फिनिश गुड स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक। यहाँ यूनिट्स पर वीक लिख लीजिए। फिनिश गुड्स के लिए रेट क्या लोगे आप? फिनिश गुड्स जो कंप्लीट है, इसके लिए हमेशा लेना होता है टोटल कॉस्ट। याद रखो, फिनिश गुड्स के लिए क्या लेना है? टोटल कॉस्ट, बिकॉज इट इज कंप्लीटेड गुड्स ना, तो उसमें मटेरियल का काम भी हो चुका है, लेबर का भी काम हो चुका है, एंड सारे ओवरहेड्स भी जोड़ दिए। हमेशा यहाँ पे क्या लेना है आपको? टोटल कॉस्ट, ये याद रखो। सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट इन द क्वेश्चन? 9। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स? 2 वीक्स। थर्ड,
फिनिश गुड्स के बाद WIP स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक। WIP स्टॉक के लिए यूनिट्स पर वीक तो सेम ही रहेगा। रेट WIP के लिए रेट क्या रहेगा स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द रेट फॉर WIP? चलो मैं यहाँ पे मैं हिंट लिख देता हूँ, वर्किंग यूनिट, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। finished goods rate always equal to total cost. So total cost कैसे आएगी? 3 plus 4 plus 2 is equal to 9. ये फर्स्ट वर्किंग नोट। सेकेंड, W work in progress per unit. Instead of calling it a rate, it will be better we call it as per unit. Finished work in progress per unit will be, listen, material per unit plus labor plus मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 2। ये कांस्टेंट फॉर्मूला रहेगा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा हमेशा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है ना, फैक्ट्री प्रोसेसिंग टेक्स 3 वीक्स, पर यूनिट कैसा लेना है, कितने % कंप्लीट है, वो लिखा नहीं है क्वेश्चन में। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अनफिनिश गुड्स। अब कितना फिनिश्ड हुआ है वो नहीं पता, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस में कुछ पार्ट फिनिश्ड है और कुछ पार्ट अनफिनिश्ड है। हमें नहीं पता कितना % फिनिश्ड गुड्स है उसमें वर्क इन प्रोग्रेस में, हाउ मच % इट इज completed. And when this data is not given, we always assume, listen carefully, we always assume material is 100% complete and labor and manufacturing overheads is 50% complete. वो 50% होता है इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 करते हैं। ये कांस्टेंट रहेगा फॉर्मूला when they are not giving us the data how much % is completed. Okay, so material per unit है 3 रुपए का, लेबर है 4, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सर क्वेश्चन में तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए ही नहीं है। स्टूडेंट क्वेश्चन में सिर्फ ओवरहेड दिए हैं, इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग ही है। सर और कौन से ओवरहेड दिए जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो सकता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हो सकता है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो सकता है। जब तीनों डेटा दिया रहेगा हम यहाँ पे WIP में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से 2 डिवाइडेड बाय, so your answer आया rupees, how much? Final answer 6 divided by 2 is 3, 3 plus 3 is 6 rupees. तो ये रहा अपना आंसर 6। ओके, पीरियड तो WIP का दिया है क्वेश्चन में 3 वीक्स, वो छाप दिया। आगे बढ़ता है फोर्थ है डेटर्स। डेटर्स के लिए यूनिट्स पर वीक 500। रेट क्या लेंगे डेटर्स के लिए? when question is silent, always take debtors के लिए per unit is equal to selling price per unit whenever question is silent. जब क्वेश्चन लिख के देता है कि डेटर्स के लिए कॉस्ट लीजिए, डेटर्स के लिए क्या लेना है? कॉस्ट, तो हम कौन सी कॉस्ट लेंगे? टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में लिख के आता है डेटर्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट, तब 9 रुपीज में लूंगा। When question is silent, we always take debtors at which price? Selling price. So selling price is 10. Debtors का पीरियड है 8 weeks. और कुछ है क्या करंट असेट में? कैश एंड बैंक भी आता है पर इधर कुछ लिखा नहीं। So ये मुझे देगा टोटल करंट असेट्स। ओके, जब हम ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये मुझे बताएगा टोटल करंट असेट्स। तो नेक्स्ट B, current liabilities। देखते हैं करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दिया है। फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड सप्लायर्स। स्टूडेंट सप्लायर्स मींस व्हाट? सप्लायर्स मींस कैन आई से दे आर क्रेडिटर्स। सो क्रेडिटर्स का पीरियड 6 वीक्स।
चलो हम क्रेडिटर्स निकालते हैं। क्रेडिटर्स 500 यूनिट्स वीकली। क्रेडिटर्स के लिए क्या रेट लोगे आप, बताइए। आप क्रेडिटर से क्या खरीदते हो? रॉ मटेरियल। तो क्रेडिटर्स के लिए क्या लोगे आप? रॉ मटेरियल पर यूनिट। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्रेडिटर्स के लिए हम लेंगे रॉ मटेरियल पर यूनिट। सो इट इज 3 रुपीज एंड पीरियड दिया है 6 वीक्स। बस हो गया सारे एडजस्टमेंट, और कोई बचा नहीं है। तो ये एक ही आइटम है, इसका हम जरूर टोटल लेंगे एंड वी विल कॉल इट एज टोटल करंट असेट्स, सॉरी टोटल करंट लायबिलिटीज। And then after I will get working capital. वर्किंग कैपिटल आएगा A माइनस बी। बट लिसन स्टूडेंट्स, कभी कभी सेफ्टी मार्जिन भी ऐड करना पड़ता है। अगर सेफ्टी मार्जिन होगा तो इसके इसमें जोड़ देने का प्लस 10% सेफ्टी मार्जिन। वो बताएंगे परसेंटेज, 10% हो सकता है, 8% हो सकता है। एंड फिर हमें फाइनल वर्किंग कैपिटल मिलेगा इंक्लूडिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो सच केस। सेफ्टी मार्जिन ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वही कंसिडर करने का। चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेते हैं। 4,500, फर्स्ट इज 9,000, परत 9,000 आणि 40,000. टोटल आहे 62,500 आणि हे 9,000. 53,500. सॉरी 53,500 करेक्ट। चलो मुझे जो चाहिए था करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज वो मिल गया है। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेथड्स। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। फर्स्ट मेथड, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 75% ऑफ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो मैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिख रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस है, आप नीचे लिखना। इनटू करंट असेट्स 62,500 minus 9,000 current liabilities. This will give me the first answer. Next, maximum permissible bank finance as per second method. 75% into current assets minus current liabilities. 75% into 62,500, correct? Current assets यही है हमारा, minus current liabilities is 9,000. And last उन्होंने अच्छा तीनों मेथड से पूछा। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर थर्ड मेथड 75% of current assets minus core current assets minus current liabilities. So 75% into current assets is 62,500 minus core current assets. core current assets निकालने पड़ेंगे। हिंट दिया है उन्होंने क्वेश्चन में। लेट्स गो टू द क्वेश्चन and let's read the last line. Assuming that of the current assets 15% is core current assets. core current assets का percentage है 15%. 15% of current assets. So 15% into 62,500. 9,375. 9,375. तो इधर मैंने रिप्लेस कर दिया 9,375 माइनस करंट लायबिलिटीज 9,000.
yes 30,000 843.75. Okay. Any doubts, students? Please write down the solution. Question number 4 it is. Students, you are supposed to write down note also, all the 3 notes. फर्स्ट नोट एंड सेकेंड नोट हमने इसी क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट किया है. फर्स्ट नोट इज सही, WIP में हम हमेशा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ही कंसीडर करते हैं. दैट मींस अदर 2 ओवरहेड्स वी आर सपोज्ड टू इग्नोर. सेकेंड नोट इज सही, जब क्वेश्चन में कुछ भी बताया नहीं जाता हम डेटर्स के लिए रेट हमेशा लेंगे सेलिंग प्राइस. जब क्वेश्चन खुद सामने आके लिख के देगा कि डेटर्स को कॉस्ट के हिसाब से निकालो तब भी हम कॉस्ट लेंगे, टोटल कॉस्ट, अदरवाइज नहीं. अदरवाइज हमेशा हम सेलिंग प्राइस लेंगे. एंड थर्ड नोट हमने इस क्वेश्चन में तो नहीं लिया बिकॉज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था ही नहीं, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. बट जब भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आएगा, देयर इज कैश सेल्स और क्रेडिट परसेंटेज इज गिवन, then you have to consider only and only credit percentage. And how and where you will consider it, units के कॉलम में हम उसको कंसिडर करेंगे, जो भी आपके यूनिट्स हैं इनटू क्रेडिट परसेंटेज. कैश परसेंटेज को हम इग्नोर करेंगे. This is question number 5, students. A pro forma cost sheet of a company provides the following particulars. Raw material ₹80 per unit. Direct labor हमें कंफर्म करना पड़ेगा. टोटल कॉस्ट 170 है तो वो रहेगा 80 plus 60 minus 170, 30 rupees है students. Okay, this is 30. 80, 30, overhead 60, total cost 170. Profit is 30, selling price is 200. कभी कभी एग्जामिनर जानबूझकर आपको ये नहीं देता. आपके पास कॉस्ट है, प्रॉफिट है, बस दोनों को जोड़ दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगा. ओके, मैं आपको एक वैरायटी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. कभी कभी वो ओवरहेड्स मिसिंग देता है. टोटल कॉस्ट आपके सामने 170, रॉ मटेरियल 80 का है, लेबर 30 का है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर 60 ओवरहेड्स ही रहेगा. एंड वन मोर थिंग, मोस्टली क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है परसेंटेज फॉर्म में. वो बताएंगे आपका सेलिंग प्राइस 200 का है, सेलिंग प्राइस बता देंगे, और फिर बाद में वो सारे जो कंपोनेंट्स है ना कॉस्ट के, वो परसेंटेज फॉर्म में बताते हैं. जैसे कि वो बोलेंगे रॉ मटेरियल कितना है, 40%. फिर दे विल टेल यू लेबर इज 15%, overhead is 30%, and profit is also 15%. ये बिल्कुल भी नहीं देंगे 80, 60, 30, ये कुछ भी नहीं बताएंगे. वो सिर्फ बोलेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, 200 का है, और बाकी परसेंटेज फॉर्म में. तो बस आपको क्या करना है, इस परसेंटेज फॉर्म को नंबर्स में लाने के लिए सेलिंग प्राइस इंटू परसेंटेज करना है. तो 200 इंटू 40% करोगे, यू विल गेट 80 रुपीज. 200 इंटू 15% करोगे, यू विल गेट 30 रुपीज. 200 into 30%, you will get 60 rupees. समझ में आ रहा है आपको? परसेंटेज कभी कभी दिए जाते हैं. तो ऐसा अगर है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर फॉर्म में, मल्टीप्लायर बाय सेलिंग प्राइस करके. चलो अभी रीड करते हैं क्वेश्चन. एडजस्टमेंट्स. द फॉलोइंग फर्दर पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल. रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 1 month. एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्मॉल समरी बना लेता हूँ फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, तो बार बार मुझे सम रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो कह रहे हैं रॉ मटेरियल का पीरियड क्या है,
on an average 1 month. So 1 month. Next आगे बढ़ते हैं. Materials are in process on average half a month. Material are in process. Process का मतलब WIP. Half month मतलब 0.5. Next, finished goods are in stock on an average 1 month. Finished goods का period 1 month. Next, credit allowed by suppliers is 1 month. Suppliers मतलब creditors, students. तो creditors है तो ये current liability है, तो थोड़ा अलग कलर में लिखता हूँ. Creditors के लिए लिखा है उन्होंने 1 month. Credit allowed to debtors is 2 months. So debtors means कस्टमर्स. तो यहाँ पे मैं डेटर से लिख देता हूँ. डेटर्स के लिए पीरियड दिया उन्होंने 2 months. ठीक है. नेक्स्ट, बिकॉज समरी इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस. लैग इन पेमेंट. लैग मतलब डिले स्टूडेंट्स. डिले कितने का हो रहा है? डिले बोलो. आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के हैं? 1/2 weeks. 1/2 weeks. तो यहाँ पे लिखना तो जरूरी है. आउटस्टैंडिंग वेजेस इज योर करंट लायबिलिटी ना स्टूडेंट्स. आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या पीरियड दिया है? 1/2 weeks. तो 1/2 मतलब कहने से 1.5. 1 दिखाई दे रहा है ना हमें स्टूडेंट, जब ऐसे लिख के आता है ना वर्ड्स में 1/2, इसको हम हाफ कंसिडर करते हैं. यहाँ पे 1/2 लिखे नहीं आ रहा है, 1 नंबर दिखाई दे रहा है एंड हाफ लिखा है, तो इट इज 1.5 वीक्स. तो W मंथ मत लिख देना. देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्रॉब्लम. सर कुछ पीरियड मंथ में है, कुछ पीरियड वीक्स में आ गया बीच में. आगे सब में फोकस कीजिए. लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स एक्सपेंसेस 1 month. आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स बोलो सीधा सीधा इसको. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज नथिंग बट योर करंट लायबिलिटी. सो लेट मी राइट दैट आल्सो. आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 1 month. 1 month. आगे 1/4. 1/4 of the output is sold against cash. स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या लिख के दिया उन्होंने? कितना कैश सेल्स हो रहा है ये बता रहा है एडजस्टमेंट हमें कैश सेल्स के बारे में. थोड़ी देर पहले आपको मैंने तीसरा नोट लिख के दिया था, नोट नंबर 3. नोट नंबर 3 कहता है अगर कैश सेल्स दिया है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू हैव टू टेक ओनली क्रेडिट पार्ट. नोट नंबर 3 पढ़ लेते हैं क्या कहा है नोट नंबर 3 में. When cash sales percentage is given, you have to consider only credit percentage in units column. और हमारे क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया है पर परसेंटेज फॉर्म में नहीं दिया है, हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है. तो कैश सेल्स कितना है? वो कहते हैं 1/4 है. तो फटाफट बताइए, हमें क्रेडिट का फ्रैक्शन कंसिडर करना पड़ेगा. परसेंटेज नहीं दिए ना, तो हम फ्रैक्शन कंसिडर करेंगे. कैश सेल्स अगर 1/4 है तो क्रेडिट कितना होगा बताइए. क्रेडिट का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/4. वेरी गुड. सिंपल लॉजिक है. 4 हिस्सों में से एक हिस्सा कैश का है तो बाकी के बचे हुए हिस्से कितने? 3. तो 4 में से 3 हिस्से क्रेडिट के हैं. 3/4. 1/5 अगर कैश होता तो 4/5 क्रेडिट होता. 2/7 अगर कैश है मतलब 7 में से 2 हिस्से कैश के हैं तो बाकी के बचे हुए 5 हिस्से क्रेडिट के हैं. 5/7 ऐसे फ्रैक्शन बनता है. ओके, रीड किया जाता है. मैं चलो क्रेडिट का मिल गया. ये मुझे कहाँ लिखना है? यूनिट्स के कॉलम में. सो ये मैं भूलना नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इधर ही डेटर्स के सामने कॉमा करके लिखूंगा 3/4. परसेंटेज तो परसेंटेज लिख देता. क्रेडिट वाला पार्ट लिखा है, कैश वाला पार्ट हमें इग्नोर करना है. आगे कैश ऑन हैंड एंड एट बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹25,000. तो लिख देता हूँ यहाँ पे कैश एंड बैंक इज इक्वल टू 25,000. रिमेंबर ब्राउन में जो लिखा है वो सारे करंट असेट्स है और जो ब्लू कलर में वो सारे करंट लायबिलिटीज है.
You are required to prepare a statement showing the working capital needed to finance a level of activity of 1,04,000 units of production. ये देखो हमें रेडीमेड यूनिट्स कितने बनाने हैं पूरे साल भर में दिया है, पिछले सब में ये डेटा नहीं था। अभी हमारे पास ऑलरेडी अगले साल में, आने वाले साल में कितनी यूनिट्स बनाने हैं? 1,04,000. You may assume that production is carried on evenly throughout the year. Wages and overheads accrue evenly throughout the year. मैंने पहले भी कहा था evenly का मतलब क्या है, इसका as such कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करने के लिए। एंड आगे वो लिखते हैं a time period of 4 weeks, a time period of 4 weeks is equivalent to a month. तो बताइए ये बात आपको सबको ऑलरेडी पता थी कि नहीं? एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में। तो वो, और वो कहते हैं 52 वीक्स इन अ ईयर, ये भी हमें पता है 52 वीक्स इन अ ईयर। बट ये इसलिए बता रहा है, इनका कहना ये है कि जितना भी हमने आपको पीरियड मंथ में दिया है उसको वीक में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए, उसको वीक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कीजिए। क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि कुछ पीरियड मंथ में है, कुछ वीक्स में है। आप बोलोगे सर एक ही बार वीक में है, उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो ना सर, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग अदर्स। बट क्वेश्चन कह रहा है, उन्होंने हिंट दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इक्वल टू अ मंथ, तो वो चाहते हैं कि मंथ का पीरियड जो है वो वीक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। तो चलो मैं वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इधर मैसअप करने से अच्छा है हम सम सॉल्व करते वक्त ही उसको कन्वर्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो समरी पूरा रेडी हो गया, और फिर बाद में मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है अंडर फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ओनली। थर्ड मेथड हम नहीं कर सकते। थर्ड मेथड के लिए हमें कोर करंट एसेट्स चाहिए जो नहीं दिए है क्वेश्चन। कंपनी का नाम दिया नहीं है, सो इग्नोर इट एंड लेट अस मेक अ statement of working capital requirement. Statement of working capital requirement. हमें वर्किंग नोट भी बनानी पड़ेगी। वेट अ मिनट, ये रहेगा यूनिट्स का कॉलम, यूनिट्स के बाद रेट, पीरियड एंड देन अमाउंट। सर यूनिट्स कैसे लेने हैं, पर मंथ या पर वीक? हम पूरा सम वीकली बेसिस पे सॉल्व करने वाले, तो यूनिट्स पर वीक। कि हमारा जो पीरियड रहेगा वो वीक में रहेगा। अमाउंट, ओके। वर्किंग नोट नंबर 1, यूनिट्स पर वीक इज इक्वल टू, पूरे साल भर में कितने यूनिट्स बनाने वाले हैं? क्वेश्चन सेज 1,04,000 divided by 52 weeks, so this will give me week units per week. $2,000 units per week. Okay, so first A, current assets. First, raw material stock. मैं काम कर रहा हूँ, जो जो करंट असेट से पहले लिख देता हूँ। Then WIP stock, then finished goods stock, then debtors, then cash and bank हो गया 1 2 3 4 5, then total current assets, then current liabilities,
first creditors, second outstanding wages, third outstanding overheads. This will give us total of current liabilities, and then finally we will get working capital, because इसमें सेफ्टी मार्जिन नहीं दिया है, वर्किंग कैपिटल A माइनस B। ओके, फॉर्मेट हमारा पूरा रेडी है स्टूडेंट्स। लेट अस स्टार्ट नाउ, पे अटेंशन। पहले एक काम करो, यूनिट्स पर वीक जो इजी है वो लिख दो। यूनिट्स पर वीक 2000 2000 फटाफट छाप दो। कैश बैंक के लिए यूनिट्स नहीं है, कैश एंड बैंक का फिगर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है रेडीमेड। कैश बैंक कितना है 25,000। क्रेडिटर्स 2000। आप कुछ लिखना मत, पैटेज सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, रेट लिखना है, पूरे सम में रेट कॉलम इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलती मत करना, बिकॉज पीरियड तो रेडीमेड क्वेश्चन में दिया है। यूनिट्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पीरियड के हिसाब से यूनिट्स निकालने हैं। यूनिट्स पीरियड अगर मंथली है तो यूनिट्स पर मंथ निकालते हैं, पीरियड हम वीक में यूज करने वाले हैं इसलिए यूनिट्स पर वीक निकालते हैं। चलो रेट निकालते हैं। रॉ मटेरियल के लिए क्या रेट लिखूं स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओगे व्हाट इज द रेट फॉर रॉ मटेरियल? बोलो 80। वेरी गुड। चलो WIP के लिए वर्किंग करना पड़ेगा, WIP पर यूनिट। क्वेश्चन इज साइलेंट, साइलेंट क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे हम, रॉ मटेरियल पर यूनिट लेंगे प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स कौन से रहेंगे वो कुछ बताया नहीं, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एज्यूम कर लेने का, डिवाइडेड बाय 2। सो रॉ मटेरियल है 80 रुपीज, लेबर इज 30, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 60 डिवाइड बाय 2। सो 90 डिवाइड बाय 2 इज 45, 45 प्लस 80 125। सो 125 हम यूज करेंगे WIP के लिए। फिनिश गुड्स के लिए कौन सा रेट यूज करूं बताइए, फिनिश गुड्स के लिए 170 करेक्ट। डेटर्स के लिए कौन सा रेट यूज करें, डेटर्स के लिए व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, डेटर्स के लिए हम कौन सा रेट यूज करते हैं, नोट पढ़ो नोट। सेलिंग प्राइस दैट इज 200। बट वेट, डेटर्स के लिए एक हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्रेडिट पोर्शन। क्रेडिट पोर्शन परसेंटेज में भी हो सकता है या फ्रैक्शन में भी हो सकता है। हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में है तो ये रहा हमारा क्रेडिट पोर्शन 3/4। इसको हमें यूनिट्स कॉलम में लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा वेरिएशन कर देता हूँ। 2000 इंटू 3/4। सर इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे इंटू करके क्या हासिल हुआ? इसका मतलब ये हुआ हम पूरे साल भर में 2000 यूनिट्स तो बेचेंगे, बट 2000 इंटू 3/4 हमें ये पता चलेगा कितना यूनिट्स हमने उधार पे बेचे। कैश वाले यूनिट्स मैंने हटा दिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे कितना माल मैंने उधार पे बेचा है, हाउ मेनी यूनिट्स आई हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, इसलिए यहाँ पे इंटू किया है क्रेडिट पोर्शन। परसेंटेज में होते तो परसेंटेज लिख देता। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स के लिए बताइए क्या रेट यूज करो फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हम क्या खरीदते हैं स्टूडेंट्स, तो रॉ मटेरियल का रेट लिख दो 80। आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए वेजेस का रेट यूज करो, वेजेस मींस लेबर दैट इज 30। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के लिए ओवरहेड्स का रेट यूज करो दैट इज 60। ओके डन। WIP में ये फॉर्मूला यूज करने का, WIP के बारे में कुछ बताया नहीं ना उन्होंने, कितना परसेंटेज कंप्लीट है WIP में, कंप्लीटेड पोर्शन कितना है ये नहीं बताया, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, उमेर का कंफ्यूजन है, WIP का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है
मटेरियल हम पूरा का पूरा लेते हैं, मतलब 100%, एंड लेबर और मैन्युफैक्चर हम आधा आधा लेते हैं। देखो फॉर्मूला आधा आधा मतलब 50%, ये यही हुआ ना बात, लेबर डिवाइड बाय 2, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइड बाय 2, 50-50, मटेरियल 100 व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक, चलो अभी पीरियड लिखना है, बट बी केयरफुल, हम मंथ में नहीं लिख रहे हैं, हम वीक्स में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 1 मंथ मतलब कितना वीक्स लिखूं यहाँ पे, हाउ मेनी वीक्स? 4, वेरी गुड। नेक्स्ट WIP का 0.5 मंथ, तो हाउ मेनी वीक्स? आधा महीना मतलब, यस 2 वीक्स। फिनिश गुड्स के लिए 4 वीक्स, डेटर्स के लिए 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का कितना वीक्स लिखूं? यस 8 वीक्स। क्रेडिटर्स का पीरियड देखिए 1 मंथ लिखा है यहाँ पे, तो 4 वीक्स। समरी का ये फायदा है, क्वेश्चन रीड करना नहीं पड़ता। वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए है 1.5, तो 1.5 मीन्स हाउ मेनी वीक्स? सॉरी 1.5, वेट कन्वर्ट मत करो, ऑलरेडी वीक्स में है, आई थॉट इट इज मंथ। 1.5 वीक्स है, एंड 1 मंथ मीन्स हाउ मेनी वीक्स? 4 वीक्स हो गया। और कैश हमने डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम में, कैश का कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। अब फटाफट कैलकुलेशंस कर। यस रोहित, सो तुझा वॉइस नाही येते मला क्लिअरली। रोहितचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला का? डाऊट? रोहित तुझा वॉइस क्लिअर येत नाही ऐकायला. ओके, 5 lakhs, 13,60,000, 2,000 into 3 divided by 4 into 200 into 8, 24 lakhs. Plus 25,000 plus 13,60,000 plus 5 lakhs plus 6 lakhs 40,000. So 49 lakhs 25,000. Okay, creditors 2,000 into 80 into 4 weeks, 6 lakhs 40,000. Next 90,000. And 4 lakhs 80,000. Total comes to 12 lakhs 10,000. Working capital gap will be 37 lakhs 15,000. मेथड 1 एंड मेथड 2 आप सॉल्व कर ही लोगे स्टूडेंट्स, इसके बाद वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ. So without wasting time, please write down the solution. If you have any queries, you can ask me. Okay, maximum permissible bank finance as per method 1. It has to be 27 lakhs. Correct. Perfect. Fine, students. Second, another figure you are getting. Okay, let me check. 49 lakhs 25,000 plus 75%. Then minus current liabilities 37 lakh 15,000. निगेटिव्ह येतोय आन्सर. एक मिनिट मला जरा चेक करू दे, मी रॉंग केला.
एक मिनट 49,25,000 minus 12 lakhs 24,83,750 is correct. करेक्ट आहे. बघ जरा निखिल काय मिस्टेक झाली. Okay, so we will wind up now and tomorrow ठीक है देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है. वर्किंग कैपिटल के बाद भी कमर्शियल पेपर वगैरह है बैच स्टूडेंट्स को. We will see to it. Okay, मैं बताऊंगा. So once you have finished writing, you can leave the lecture. हाँ बोल आदर्श.